आजकल सबसे ज़्यादा जो रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं उसका मेन रीज़न ईगो है। हमारा टैरो रीडिंग टूल है, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है रिलेशनशिप इश्यूज़ में। तो डेस्टिनी नंबर ये डिसाइड करता है कि हमें कौन-सा रास्ता करियर के लिए अपनाना चाहिए, हम किसके लिए बने हैं। तो सैटर्न की पोज़ीशन हमें ये बताता है कि हमारा करियर लाइफ़ में कैसा रहेगा। लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं जो पैसा कमाने के लिए इनको, जैसे कि कोई व्यक्ति आपके पास आया है कि मेरी रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा है, मैं उसे कैसे ठीक करूँ? तो पैसा कमाने के चक्कर में किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि आप मुझे इतने हज़ार दे दीजिए, मैं आपकी पूजा करवा देता हूँ, तो आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। अब वो बंदा परेशान है, उसने पैसे दे दिए आपको, लेकिन उसकी लाइफ़ में कोई चेंज नहीं हुआ। वेलकम टू टीवीडी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं अनुजा मेहंदी रत्ता मैम एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे क्या एस्ट्रोलॉजी एक बिलीफ है लोगों का या फिर उसके पीछे भी एक साइंस है। क्या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग से अलग अलग इफेक्ट पड़ता है लोगों की लाइफ में। तो आज हम इन्हीं सभी चीज़ों के आंसर्स मैम से जानेंगे। तो लेट्स वेलकम मैम। हाय मैम। हेलो, मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाने का। मेरा नाम अनुजा मेहंदी रत्ता है, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैम, क्या हम न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपना लाइफ का पर्पस जान सकते हैं? बिल्कुल, हम अपने लाइफ़ के पर्पस एक्चुअली में अपना लाइफ़ का पर्पस सबको पता ही होता है। किसी को गुड रिलेशनशिप चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को अपने करियर में ग्रोथ चाहिए और कई बार बंदे के पास सब कुछ होता है, पर उसे लगता है कि मैं कहीं मुझे कोई जानता नहीं है, मेरा कोई नेम फ़ेम नहीं है, तो वो नेम फ़ेम के लिए स्ट्रगल करता है कि मुझे किसी तरह नेम फ़ेम मिल जाए। तो पहले हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी में हमारे 2 बहुत इम्पोर्टेंट नंबर होते हैं, जिससे हम प्रेडिक्शन करते हैं। Yeah. जिससे हमें पता चलता है कि उस पर्सन की नेचर कैसी है और वो लाइफ़ में उसको किस रास्ते पे चलना चाहिए कि उसको करियर बेनिफिट मिले और उसका जो करियर है वो सक्सेसफुल रहे। तो जो हमारा बर्थ नंबर होता है, जैसे कि कोई 2nd को बॉर्न हुआ है, कोई 5th को हुआ है, कोई 10th को हुआ है, कोई 22nd को हुआ है, सो ऑन, तो वो हमारा बर्थ नंबर होता है, जिसको हम साइकिक नंबर या किंग नंबर या ड्राइवर भी बोलते हैं। उसके बाद हमारी जो टोटल डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें हमारा बर्थ नंबर भी आ गया, मंथ भी आ गया और ईयर भी आ गया। इसका जब हम टोटल करते हैं, तो हमें एक नंबर मिलता है जिसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है। तो डेस्टिनी नंबर ये डिसाइड करता है कि हमें कौन-सा रास्ता करियर के लिए अपनाना चाहिए, हम किसके लिए बने हैं। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना करियर चूज़ करते हैं, तो हम डेफ़िनेटली सक्सेसफुल रहते हैं। इसी तरह से अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो हमारा 10th हाउस और प्लैनेट सैटर्न जो होते हैं, वो हमारे करियर को डिसाइड करते हैं। तो सैटर्न की पोज़ीशन हमें ये बताता है कि हमारा करियर लाइफ़ में कैसा रहेगा। और अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि सैटर्न कर्म का प्लैनेट है, तो वो आपसे हार्ड वर्क कराएगा ही सही। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, आपको उतना सक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर कोई इंसान आलसी है, तो सैटर्न उसको सपोर्ट करते हुए भी वो बिज़नेस में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लाइफ़ पर्पस है, हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों से जान सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ़ में आगे क्या करना है। मैम, मिथ बहुत सारे होते हैं रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग। तो आई वांट कि आप उन मिथ को बर्स्ट करो। एक्चुअली आजकल मार्केट में बहुत से मिथ हैं इन चीज़ों को लेके, एस्ट्रोलॉजी को लेके, न्यूमरोलॉजी को लेके, टैरो रीडिंग को लेके। बट मैं ये कहना चाहूँगी ये कोई मिथ का सब्जेक्ट या कोई ये चर्चा का विषय नहीं है। ये एक प्योरली ऑकल्ट साइंस है जो कि आपको बताती है कि आप लाइफ में क्या करने के लिए आए हैं। लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं जो पैसा कमाने के लिए इनको, जैसे कि कोई व्यक्ति आपके पास आया है कि मेरी रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा है, मैं उसे कैसे ठीक करूँ? तो पैसा कमाने के चक्कर में किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि आप मुझे इतने हज़ार दे दीजिए, मैं आपकी पूजा करवा देता हूँ, तो आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। अब वो बंदा परेशान है, उसने पैसे दे दिए आपको, लेकिन उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ। तो उसका विश्वास उठ गया कि उसे ये लगता है कि नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब न्यूमरोलॉजी है, एक-एक नंबर आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलता है, आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ बोलता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में भी किसी ने नाम चेंज करवा दिया पैसों के चक्कर में, किसी ने कुछ करा दिया, ज़रूरत नहीं थी पर चेंजेस लाइफ में करवा दिए और उस पर्सन को कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो फिर वो भी उसके लिए एक मिथ बन गया कि नहीं, कहीं पर भी कुछ नहीं होता। सेम टैरो के साथ भी होता है कि रीडिंग ली पर कुछ मज़ा नहीं आया, कुछ चेंज नहीं हुआ।
में अदरवाइज ये कोई मिथ या वो नहीं है, ये एक प्योर साइंस है। हर नंबर आपको कुछ बोल रहा है, हर प्लैनेट आपको कुछ बोल रहा है, वो अपनी एनर्जी आपको दे रहा है, हॉरोस्कोप में भी दे रहा है, आपके ग्रिड में भी दे रहा है। तो इन चीजों से डरना नहीं है, इनको समझना है। क्योंकि अगर एक एस्ट्रोलॉजर कुछ नेगेटिव बोल देता है तो बंदे के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि अब तो ये होकर ही रहेगा। तो वो डर सा जाता है कि अब मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं या इसी चीज को अपना के चलूं या मैं रुक जाऊं, आगे किसी और से मिलूं या क्या करूं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये उसको मेंटल स्ट्रेस देती है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और चीजों से हटना चाहता है कि नहीं, मुझे कोई रीडिंग लेनी ही नहीं है। तो ये कोई डर का सब्जेक्ट नहीं है। एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम पर्सन की पेन को कम करें, उसे रिलैक्स करें। तो इस साइंस को समझना जरूरी है, ना कि इसके बारे में कोई मिसकंसेप्ट बना लेना कि ये फालतू की चीज़ है। तो मैम हमें कैसे पता लगेगा कि हम जिस एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं वो ठीक है और हमारा वो फ़ायदा नहीं उठा रहा है? क्योंकि आपको इसके लिए थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो प्लैनेट्स हैं या आपके नंबर हैं, वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। अगर कोई आदमी आपसे अननेसेसरी हज़ारों रुपए मांग रहा है कि आपकी ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो आपको भी ये थोड़ा सा समझना है कि क्या पैसे देने से अगर चीज़ें ठीक होती तो सभी की ठीक हो जाती जी। तो आज कोई भी परेशान ना होता। पैसा हर कोई खर्च कर सकता है और अगर वो प्रॉब्लम में है तो वो कहीं से भी करेगा। तो इस चीज़ को ये समझने की बात है कि आप किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। कुछ फीस कम होने के चक्कर में या कोई भी जो है जिन्हें पूरी नॉलेज नहीं है उनसे कंसल्ट ना करें। और एक को छोड़ के दूसरे के पास जाना, इस तरह से अलग अलग एस्ट्रोलॉजर को ट्राई करना भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के पास जाएं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं और इसके अकॉर्डिंग चलें और आप देखेंगे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को प्लान क्या मैम एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक बिलीफ है या फिर उसके पीछे कोई साइंस भी रिलेटेड है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी पूरी एक साइंस है। जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, वो हमें अपनी एनर्जी देते हैं। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी है, इसमें हमारे 12 हाउसेस होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 राशियां होती हैं। तो जो हाउसेस हैं वो फिक्स्ड हैं, वो मेरे लिए भी फिक्स है, आपके लिए भी फिक्स है और सबके लिए फिक्स है। राशियां भी फिक्स्ड हैं, वो अपनी जगह से कभी नहीं हिलती। लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं और जैसे जैसे वो मूव करते हैं तो वैसे वैसे वो हमें रिजल्ट देते हैं। अब जैसे अगर एक प्लैनेट हमारे हाउस में अच्छा बैठा हुआ है तो वैसा तो नहीं है कि सारी जिंदगी हमें अच्छा रिजल्ट ही देगा, कुछ प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में आएंगी। तो एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम महादशा या अंतरदशा बोलते हैं। तो जब वो टाइम पीरियड आता है उस प्लैनेट का तो वो अपने नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। तो ये कोई भी मतलब मिथ वगैरह नहीं है, ये एक प्योर साइंस है, इसको समझने की जरूरत है। और यही वो प्लैनेट और ये वो साइंस है जो आपकी लाइफ को डिज़ाइन करती है। आपको पता चलता है कि कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, कौन से आपकी लाइफ के चैलेंजेस हैं, कौन से दोष हैं, कौन से गुण हैं और जिनको आप फॉलो करते हैं उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से आप चलते हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर रहा है कि अभी ये बिजनेस का टाइम आपके लिए ठीक नहीं है और आप उसकी बात नहीं मानते और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है। और वहीं अगर आप वो बात मान के अपने उस बिजनेस को उसी टाइम पीरियड पे स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आप सक्सेसफुल हैं। मैम क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम अपना करियर का पार्ट डिसाइड कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो कैसे? एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम अपना करियर का पार्ट डिसाइड कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हमारे हाउसेस होते हैं जिसमें जो 10th हाउस हमारा होता है वो हमारे करियर को रेजोनेट करता है और सैटर्न प्लैनेट जो है उनकी पोजीशन हमें बताती है कि हम करियर में कितनी ग्रोथ करेंगे या कितना फेलियर होगा। अब ये कब अपना असर दिखाता है, ऐसा तो नहीं है कि अगर सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो थ्रू आउट आदमी को कभी कोई बिजनेस में लॉस नहीं होगा या उसकी लाइफ इतनी स्मूथ चलेगी कि वो हर समय सक्सेसफुल ही रहेगा। तो एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम महादशा या अंतरदशा बोलते हैं जी। तो जब वो टाइम पीरियड आता है तो वो टाइम पीरियड हमें बताता है कि इस टाइम पे हमारा करियर ग्रोथ कैसी रहेगी। अभी हमारा फेलियर का टाइम है या सक्सेस का टाइम है तो उस टाइम पे उस टाइम पीरियड को देखते हुए हम अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो टाइम पीरियड हमें इंडिकेट कर रहा है कि अभी आप रुक जाओ, कोई नया काम शुरू मत करो, अभी अपनी करियर की तरफ मत जाओ, तो हमें वहाँ रुक जाना चाहिए, हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या हमें उस लाइन में नहीं जाना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी ना हमें गाइडेंस देती है कि आप इस टाइम को लेके चलो, ये आपके हॉरोस्कोप में है कि ये वाला टाइम आपके लिए फेवरेबल है और ये अभी फेवरेबल नहीं है। और करियर को चूज करने के लिए हमें, जैसे हमने 10th हाउस में देखा कि
कुछ प्लैनेट ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें ब्यूटी की तरफ जाना है, तो हम अपना करियर जो है ब्यूटी लाइन में, जैसे कोई पार्लर खोल लें, कोई सैलून खोल लें, कोई फ्रेंचाइजी ले लें, कुछ भी क्रिएटिविटी और ब्यूटी से रिलेटेड काम हम कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली हमें सक्सेस देगा। ऑल्सो अगर कोई करियर में अपने स्टक हो गया है, मतलब इन द स्टार्ट एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उन्हें करियर चूज करा, बट अब वो स्टक है उस करियर में, तो उस चीज से भी हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू निकल सकते हैं। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी हमें उस टाइम पे महादशा उस आदमी की, उस व्यक्ति की, ये हमें बताएगी कि उस टाइम महादशा क्या चल रही है या उसकी अंतरदशा क्या चल रही है। महादशा एक बड़ा पीरियड होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। अंतरदशा जो है आपकी वो 2-3 साल के लिए आएगी, उसके बाद अगर कुछ स्ट्रगल है तो वो खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है प्रत्यंतर दशा का भी, वो कुछ महीनों का होता है। तो हम देख लेते हैं कि अभी उस व्यक्ति की जो हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आया है, उसकी महादशा उसको सपोर्ट नहीं कर रही, या उसको अंतरदशा सपोर्ट नहीं कर रही, या उसकी प्रत्यंतर दशा सपोर्ट नहीं कर रही, तो हम उसके बेस पे उसको बता सकते हैं कि मान लीजिए कि प्रत्यंतर दशा सपोर्ट नहीं करती, तो हम उसे बोल सकते हैं कि बस 3-4 महीने की बात है, उसके बाद आपका करियर ग्रोथ करेगा, तो आप इसमें कोई भी इस टाइम हलचल ना करें, कोई मूवमेंट ना करें, जस्ट वेट एंड वॉच। और अगर हम देख रहे हैं कि अंतरदशा ही थोड़ी सी टफ है, तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि अभी आपका 2-3 साल का जो टाइम है वो बिजनेस के या करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा स्लो रहेगा। तो आप बहुत ज्यादा इसके अंदर मतलब वरीड ना रहें, अपनी प्लानिंग करके चलें। मैम, क्या टैरो रीडिंग लव लाइफ, रिलेशनशिप इश्यूज, इन सब में इफेक्टिव होता है? टैरो रीडिंग जो टूल है, जो हमारा टैरो रीडिंग टूल है, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है रिलेशनशिप इश्यूज़ में। क्योंकि ये क्विक आंसर का टूल है और ये टोटली आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। आपकी एनर्जी जैसी भी है, उस एनर्जी को लेके जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे रिलेशनशिप में मोस्टली क्वेश्चन ये होता है कि मेरे पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या वो मुझसे प्यार करता है। तो जैसी आपकी एनर्जी, जिस एनर्जी से आप वो क्वेश्चन पूछते हैं, और टैरो रीडर की इंट्यूशन, तो जब वो कार्ड निकल के आता है तो वो आपको एक क्लियर आंसर देता है कि इस टाइम पे उस पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है और करंट थिंकिंग क्या है आपके बारे में। तो उसके बाद जैसे अब कोई किसी गर्ल का रिश्ता होने वाला है, शादी होने वाली है, उसके पास 2 चॉइसेस है, तो वो पूछना चाह रही है कि मैं इन दोनों में से किसको चूज करूं। तो जब हम टैरो कार्ड से उनकी रीडिंग के लिए कार्ड निकालते हैं, तो वो कार्ड उन्हें एक क्लियर आंसर दे देता है कि भाई ये आपके लिए ठीक है और यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और कई बार ये देखा जाता है कि पर्सन को डाउट होता है कि हमारे रिलेशन में शायद कोई थर्ड पर्सन भी है, तो उसका क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है। तो टैरो रीडिंग जो है वो एक सटीक आंसर, जिसको आप कहते हैं, वो दे देता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, ये गाइडेंस है, गाइडिंग टूल है। आप इसे कैसे लेते हैं, आप इसको अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं या उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, ये टोटली आपकी फ्री विल है। आपको गाइडेंस मिल गई, आपको बता दिया गया कि आपके लिए ये रास्ता ठीक है, ये सिचुएशन है, ये फीलिंग्स हैं, पर अब ये आपका माइंडसेट है कि आपको इसमें से क्या ठीक लग रहा है। तो टैरो जो है, मैं रिलेशनशिप के मामले में कहना चाहूंगी कि परफेक्ट टूल है, बट आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। और मैं ये टिप्स भी देना चाहूंगी जो अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं टैरो की, कि जिस टाइम वो टैरो रीडिंग लेने जा रहे हैं उस टाइम उनका माइंड बिल्कुल काम होना चाहिए, उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, और कभी भी उनके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि आज इस रीडर को जाके चेक करते हैं कि क्या इसको टैरो रीडिंग आती है, लेट्स सी कि ये कितना कैपेबल है। तो इस माइंड सेट के साथ, इस इंटेंशन के साथ कभी भी रीडिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही, ठीक है, इंस्टेंट टूल है, बट बहुत ही प्रेशियस टूल है। ये आपकी एनर्जी और इंट्यूशन दोनों पे काम करता है। तो इसको एक चेकिंग टूल, या इसको आपने आजमाना नहीं है, तो ये आपकी एनर्जी के साथ पूरा परफेक्टली काम करता है और आपको आपके सवालों के बिल्कुल सही आंसर मिलते हैं। ऑल्सो मैम, आजकल रिलेशनशिप इश्यूज बहुत चल रहे हैं, लाइक ब्रेकअप हो रहा है या कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, चीटिंग हो रही है, तो इन सब के हम सॉल्यूशन थ्रू एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी हम ले सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा जो रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं उसका मेन रीज़न ईगो है। क्योंकि एक बॉय है, एक गर्ल है, दोनों का अगर हम एजुकेशन बैकग्राउंड देखें तो ऑलमोस्ट सेम होता है, या शायद ज़्यादा होता है एक पार्टनर का, तो वो कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं होते। उनको लगता है कि हम भी उतने ही कैपेबल हैं जितना सामने वाला है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कहीं ना कहीं आदमी ही वर्किंग होते थे, लेडीज घर संभालती थी, तो वो एक डिफरेंस था। आजकल दोनों ही वर्किंग है,
दोनों पे इक्वल रिस्पॉन्सिबल है, तो सब कुछ मैनेज करना, तो उसमें कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन ग्रो हो रही है, या जिसकी वजह से रिलेशन जो है पनप नहीं पा रहे, ग्रो नहीं कर पा रहे। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो हमारा 7th हाउस हमारी शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर उसमें कोई मेलेफिक प्लैनेट है, मेलेफिक मीन्स जो नेगेटिव प्लैनेट है, या उस हाउस पे किसी नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट है, या उस पर्सन की जिसको प्रॉब्लम आ रही है उसकी महादशा और अंतरदशा ऐसी चल रही है जो उसको इस टाइम नुकसान दे रही है, रिलेशनशिप में इश्यूज दे रही है, तो उन सबको चेक करते हुए हम उन्हें रेमेडीज देते हैं कि आप इन रेमेडीज को करो और अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो। आप भी थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि समर्पण, कि हम अपने रिश्ते को कितना देना चाहते हैं, कुछ बर्दाश्त करना, कुछ उसको सहन करना, कुछ कंप्रोमाइज की कोशिश करना कि ताकि हमारा रिलेशन ग्रो करे। ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें हम अपनाएं तो हम काफी हद तक अपने रिलेशंस को ठीक कर सकते हैं। तो मैम आप कुछ रेमेडीज हमारे ऑडियंस के लिए दे सकते हैं? जैसे कि वीनस प्लैनेट है हमारी शादी का, तो उसके लिए हम पोजीशन को देखते हुए वीनस के दान करा सकते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं, तो जिससे धीरे धीरे करके आपके रिलेशन ठीक होते चले जाते हैं। अब रेमेडीज का भी ये है कि लोग 1-2 बार करते हैं, उसके बाद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हर एक को इंस्टेंट 2 मिनट्स मैगी चाहिए आज, वो नहीं होता। रेमेडीज धीरे धीरे काम करती हैं, क्योंकि उनको आपके इंटेंशन के साथ कनेक्ट होना है, तो तब जाके वो अपना रिजल्ट लेंगे। पर होता यही है कि 2-3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया कि देखा नहीं कुछ फर्क पड़ रहा, तो लोग छोड़ देते हैं, फिर वो किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, वो कुछ रेमेडी देते हैं, वो फिर छोड़ देते हैं। तो रेमेडीज को कुछ टाइम तक कंटिन्यू करना चाहिए, और धीरे धीरे फिर आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स आपको खुद ही करने हैं। रेमेडीज भी तभी काम करेंगे जब आप एफर्ट्स करेंगे। अगर कोई अपना रिलेशनशिप ईगो में ही रखना चाहता है, वो झुकना ही नहीं चाहता, तो इस चीज को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो मैम हमारे पास ना डीएम आता है कि लोग कहते हैं कि इस एस्ट्रोलॉजी से मैंने काम कराया तो 1 दिन में हो गया, और ये अभी 10-15 दिन लगा रहा है, दूसरा वाला उसमें अभी तक नहीं कर पा रहा है। तो क्या डिफरेंस है, मतलब क्या 1 दिन में भी काम हो जाते हैं या फिर कोई 10-15 दिन में लग जाते हैं? देखिए, 1 दिन में काम हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर तो किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि जिस टाइम आप एस्ट्रोलॉजर से मिले उस टाइम आपकी दशा सपोर्टिव थी, ओके, तो आपने उनसे रेमेडी ली, वो रेमेडी आपको काम करेगी और आपको लगा कि ये एस्ट्रोलॉजर मेरे लिए अच्छा है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने किसी से बात की और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। टाइम, सब कुछ टाइम पे डिपेंड करता है कि आपका टाइम कैसे चल रहा है। मैम क्या हम बर्थ चार्ट से अपनी लाइफ की डिसीजंस को ले सकते हैं? अब हम बर्थ चार्ट को समझते हैं कि बर्थ चार्ट है क्या। जब हम बॉर्न हुए थे तो स्काई में जो प्लैनेट्स की पोजीशन थी, वो वहाँ हमारी एक पिक्चर क्लिक हो गई और हमारा हॉरोस्कोप बन गया। अब हॉरोस्कोप बहुत ही बढ़िया खेल है 12-9-12 का। अब ये 12-9-12 क्या है, हमारे हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं, या 12 घर जिसे हम कहते हैं। 9 हमारी राशियां होती हैं जिसे हम 9 प्लैनेट्स होते हैं जिन्हें हम ग्रह बोलते हैं, और 12 हमारी राशियां होती हैं जिसे हम ज़ोडिएक साइन कहते हैं। हाउसेस हमारे फिक्स्ड हैं, सबके लिए फिक्स्ड हैं, वो आपके लिए भी मेरे लिए भी। राशियां जो है वो भी फिक्स्ड हैं, जो उनको प्लेस मिला हुआ है वो वहाँ फिक्स्ड है, लेकिन प्लैनेट्स मूव करते हैं, और प्लैनेट्स की मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिट। तो कई बार ये होता है कि हमारा हॉरोस्कोप सब कुछ अच्छा दिखा रहा है लेकिन हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा, तो उस टाइम वो ट्रांजिट काम करता है कि ट्रांजिट बताता है कि उसकी पोजीशन इस टाइम मेलेफिक प्लैनेट्स के ऊपर है या मेलेफिक हाउस पर है, या कुछ मेलेफिक इफेक्ट दे रहा है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि हमारा हॉरोस्कोप क्या है। अब हमें डिसीजन कैसे लेने हैं। फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी है। फर्स्ट हाउस हमें बताता है कि हम दिखने में कैसे हैं, हम चलते फिरते कैसे हैं, हमारा फेस कैसा है, हमारे बाल कैसे हैं, हमारी आईज कैसी है, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है। सेकंड हाउस हमारी फैमिली का है, हमारा कुटुंब का है, मतलब हमारी जॉइंट फैमिली होगी या न्यूक्लियर फैमिली होगी, या हमारी वाणी कैसी है। वाणी मीन्स कि हमारी स्पीच कैसी है, हम हार्श बोलने वाले हैं, हम सॉफ्ट स्पोकन हैं। थर्ड हाउस हमारे करेज का है, हार्ड वर्क का घर है हमारा। तो थर्ड हाउस हमें ये बताता है कि हमें अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए क्या हम इतने कैपेबल हैं कि हम हार्ड वर्क कर पाएं। और थर्ड हाउस हमारे शॉर्ट ट्रेवल्स का भी है, और हमारे सिबलिंग्स का है, हमारा अपना नेचर, हमारा अपना सिबलिंग्स के साथ कैसा होगा, ये भी हमारा थर्ड हाउस बताता है। फोर्थ हाउस हमारी मदर का है,
और हमारा खुशियों का है, हैप्पीनेस का घर है। आप जब भी देखें कोई बच्चा परेशान होता है या हम अब इस एज में भी आकर परेशान होते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी माँ याद आती है। तो माँ का घर है, तो इस हाउस से हमें पता चलता है कि हमारी माँ कैसी होगी, उनको लाइफ में क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हमारा घर कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, हमारे पास गाड़ियाँ कौन सी होंगी। तो ये हमारा 4th हाउस बताता है। 5th हाउस हमारी एजुकेशन का है कि हम एजुकेशन कितनी लेंगे, कैसी एजुकेशन होगी। और हमारे बच्चों का भी है कि हम कैसे कंसीव करेंगे, हमारे बच्चे कब होंगे, हेल्दी होंगे या डिलीवरी में कोई इशू आएंगे, कंसीव करने में इश्यूज आएंगे। तो ये हमारा 5th हाउस बताता है। 5th हाउस हमारे लव अफेयर्स का भी है। तो अब अगर किसी को लव मैरिज करनी है तो 5th हाउस लव अफेयर्स का है और 7th हाउस हमारी शादी का है। जब हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं तो हम उस पर्सन को बोल सकते हैं कि आप लव मैरिज कर सकते हो। प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हाउसेज आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 6th हाउस हमारी जॉब का है। अब किसी को जॉब में इशू आ रहे हैं तो रोग ऋण शत्रु का 6th हाउस हम बोलते हैं कि किसी को कैसी डिसीज आएंगी लाइफ में, उन्हें लोन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, या जब उनको ज़रूरत है लोन की क्या उन्हें लोन मिलेगा, और हमारे एनिमीज कैसे होंगे, हमसे स्ट्रांग होंगे या हम उनसे ओवरकम कर पाएंगे, हमारा जॉब प्रोफाइल कैसा होगा। तो ये सब हम 6th हाउस से देखते हैं। अब हम आते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस जो है थोड़ा पेन का हाउस होता है, पीड़ा देता है, स्ट्रगल देता है, सफरिंग्स देता है हमें। और 9th हाउस हमारे लक का है। अब मान लीजिए कि किसी का लव अफेयर का हाउस है, वो 7th हाउस से कनेक्टेड नहीं है बट उन्हें लव मैरिज करनी है, तो हम 9th हाउस को देखते हैं क्योंकि वो लक का है। पर्सन तो आपको पसंद है, आपको उससे शादी भी करनी है। अब अगर लक आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप उससे लव मैरिज कर लेंगे। 10th हाउस जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट करियर के लिए जो हमारा हाउस है, उसे देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसे देख कर अगर आप अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, आप उसी करियर में जाते हैं और हार्ड वर्क करते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर आप इग्नोर करते हैं, आपको लगता है कि नहीं इसमें क्या है, ये मुझे मेरा मैटर नहीं है, मुझे जो करना है मैं वो करके रहूँगा, तो कई बार आपकी ये जिद आपको नुकसान में डाल सकती है। 11th हाउस हमारी डिज़ायर्स का है कि हमारी डिज़ायर्स कैसी होंगी, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारा सोशल सर्कल है। तो 11th हाउस नेचुरल गेन का हाउस है, तो इसमें सभी प्लैनेट ऑलमोस्ट अच्छे रिजल्ट ही देते हैं। 12th हाउस हमारा मोक्ष का है, हमारी फॉरेन ट्रैवल है, हमारी हॉस्पिटलाइजेशन है, हमारा मतलब हमारी कितने स्ट्रगल्स होंगे, जेल खाना भी है। अगर प्लैनेट्स आपको वहाँ पे कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ गया और आपकी दशा भी उस टाइम पे वो वाली आ गई तो आपको जेल खाना भी दिखा सकता है। मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा दे सकता है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब कर सकता है। 12th हाउस को मैं अगर आपको कॉमनली समझाना चाहूँ तो बेड प्लेजर का भी होता है। तो एक पर्सन के, एक मैरिड कपल की शादी की लाइफ कैसी होगी, तो ये भी हम 12th हाउस से देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग करके हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बहुत आसानी से अपने डिसीजन ले सकते हैं। मैम, क्या नंबर्स हमारी पर्सनालिटी को, हमारे ऑरा को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? नंबर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने के। अब मुझे जैसे न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकती हूँ कि एक एक नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बिना लाइफ में कुछ नहीं है। जैसे अब हम नंबर 1 को लेके चलें, ये सूर्य का नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। जो भी लोग 1, 10, 28 या 19th को बॉर्न होते हैं वो सन से रेजोनेट करते हैं। आप उन्हें देखते ही पहचान जाएंगे कि इनका एक डिफरेंट ही हो रहा है। लीडरशिप क्वालिटी है उनकी चाल में ही आपको एक रॉयल्टी नजर आएगी। और मैं मतलब 100 लोगों में भी बैठे हैं तो अगर वो बंदा एंटर करेगा ना तो आप समझ जाएंगे कि कोई इंसान आया है। अब एग्जाम्पल लेना चाहें तो मुकेश अंबानी जी हमारे 1 नंबर से रेजोनेट करते हैं। टाटा, रतन टाटा वो भी 1 नंबर से रेजोनेट करते हैं। तो नंबर का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं होता है। 2 नंबर के जो लोग हैं वो थोड़े इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, मदरली नेचर होती है उनकी, केयरिंग होते हैं, नर्चरिंग होते हैं। 3 नंबर को देखें तो एजुकेशन का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, विजडम का नंबर है, गुरु है, मेंटर है। तो इन लोगों का ऑरा थोड़ा इस टाइप का होता है। अब 4 नंबर थोड़ा नॉटी नंबर है, बदमाश है वो, क्योंकि राहु है। राहु का हम कहते हैं कि उसके पास सिर्फ गर्दन है, नीचे का पार्ट नहीं है। तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब उसका पेट भरता ही नहीं है, उसको जितना भी दो उसे बहुत कुछ चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए। ये आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग रखते हैं। पर इन्हें प्रॉब्लम कब आती है?
इनके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। वहाँ इनको कन्फ्यूजन आ जाता है। तो इनके लिए यही रेमेडी है, इनको फोकस हो जाना चाहिए। जो ये करना चाहते हैं इनको स्टेप ले लेना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और आज के युग का तो राहु ही देवता है। मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी आज आप AI है, जो भी है, ये सब राहु का ही दिया हुआ है। तो अगर आप फोकस होके, कोई भी 4 नंबर वालों को अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो ग्रोथ में नहीं आ पा रहे हैं, वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको फोकस होना चाहिए उनकी। और एक यही सिंपल रेमेडी है कि वो फोकस हो जाए और एक्शन करें। अब 5 नंबर हमारी कम्युनिकेशन का है, हमारी नॉलेज का है, ट्रैवल का है। तो अब 5 नंबर वाले आप लोग देखेंगे, वो ज़्यादातर आपको कम्युनिकेशन फील्ड में मिलेंगे, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं मार्क ज़करबर्ग का। वो 5-5 का कॉम्बिनेशन है। 5-5 का कॉम्बिनेशन बोलने का मतलब उनका साइकिक और डेस्टिनी नंबर दोनों 5-5 है। तो आप देख ही रहे हैं कि वो अपनी फील्ड में कितना ग्रो कर रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम जो एग्जांपल है उनकी, टोटली कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म है। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर्स जो हैं हमारी ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और अभी आप देखिए, अभी जो रिसेंटली हमें देखने को मिल रहा है, सूर्यवंशी, अभी जो एक बच्चा IPL में जिसने सेंचुरी बनाई है, वो 9-7 का कॉम्बिनेशन है। और 9-7 का कॉम्बिनेशन जो है हमें बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनाता है। तो आप उसकी ग्रोथ देख ही रहे हैं कि, और ये टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, ये दिमाग में मान के चलते हैं कि हमें ये करना है, और ये करते भी हैं, और इनके नंबर्स इनको थ्रू आउट सपोर्ट करते हैं। तो नंबर्स में बहुत पावर है। तो अब ये एग्जांपल आपके सामने 2-3 जो मैंने दिए, इससे आप भी देख सकते हैं कि नंबर हमारी लाइफ के लिए कितने इफेक्टिव है। मैम, जैसे अगर मुझे अपना साइकिक नंबर या डेस्टिनी नंबर जानना है तो मैं कैसे जान सकती हूँ? आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम, 11th April 2004। 11th April 2004। या तो जो 11 है उसको हम 1+1 करेंगे तो वो 2 आएगा। 2 इज योर साइकिक नंबर, जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को शो करता है कि आप एक मदरली नेचर की हैं, इमोशनल हैं, थोड़ी सी सेंसिटिव हैं, जल्दी हर्ट हो जाती हैं, और केयरिंग हैं, नर्चरिंग नेचर है, सबकी हेल्प करने वाली हैं, फॉलोअर हैं आप। और अगर हम आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करें, जैसे 11, 1+1+4, अप्रैल आपका मंथ है, और ईयर क्या बताया आपने? 2004। तो हम लेंगे 1+1+4+2 एंड +4, 0 को हम ऐड नहीं करते। तो ये क्या बनेगा? 2 और 4 6, और 2 8, और 4 12, यानी 3। तो जो 3 जो है वो आपका डेस्टिनी नंबर है। तो आप नॉलेज की फील्ड में जा सकते हैं कि किसी को पढ़ाना है, कुछ सीखना है, CA बन सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं। तो इस तरह की आपकी जो है कम्युनिकेशन भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपका साइकिक, यानी कि साइकिक आपका हो गया नंबर 2, और डेस्टिनी हो गया आपका नंबर 3। तो इस तरह से हम साइकिक और डेस्टिनी को चेक करते हैं। ऑल्सो मैम, न्यूमरोलॉजी में आजकल लोग बोलते हैं कि लकी नंबर्स भी होते हैं सबके, तो वो भी हम कैसे पता लगा सकते हैं? अब लकी नंबर या एंजल नंबर होते क्या हैं? जी, जो आपका ईयर होता है, जैसे आपने अपना बताया 2004, हम इसको ऐड करते हैं 2 + 4, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0 का कुछ ऐड नहीं करना होता। अब आपका 6 आ गया, तो जैसे आप एक फीमेल है, तो फीमेल के केस में हम 4 ऐड करते हैं। जैसे 6 + 4 इज 10, 10 इज इक्वल टू 1, 1 + 0 इज 1। तो आपका जो लकी नंबर है वो 1 हो गया। अब जब हम आपकी ग्रिड बनाते हैं न्यूमरोलॉजी की, और उसमें अगर 1 मिसिंग है, मान लीजिए कि उसमें 1 है ही नहीं, तो ये आपको और भी ज्यादा सपोर्ट करेगा, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा लकी हो गया। तो मतलब लकी नंबर पे हम अपना चीजें कर सकते हैं। लकी नंबर पे आप अपनी चीजें कर सकते हैं। वो अगर आपकी ग्रिड में नहीं है, आपको 1 नंबर की सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो ये आपको वहाँ सपोर्ट भी करेगा। तो इस तरह से हम इसे लकी नंबर, कुआं नंबर या एंजल नंबर भी बोलते हैं। ऑल्सो मैम, टैरो और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है? और हम मतलब अगर हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो हम किस अप्रोच की तरफ जाएं कि हमें अपना सॉल्यूशन मिल जाए? टैरो को अगर हम देखें तो टैरो ना एक इंस्टेंट टूल है। मान लीजिए आपके पास कोई पर्सन आया कि मुझे ना कल गाड़ी खरीदनी है, तो आप मुझे देख के बताइए कि क्या मेरे लिए दिन ठीक है, क्या मैं कल गाड़ी ले लूं या मैं अभी रुक जाऊं। आपने फटाफट कार्ड शफल किए, एनर्जी के साथ कनेक्ट किया, अपनी इंट्यूशन डाली, जो कार्ड निकला उस कार्ड से आपको पता चलेगा कि
हाँ, आप गाड़ी ले सकते हैं या आप कल का दिन रुक जाओ या आगे लेना है। या 3 to 6 मंथ तक अगर आपको कोई प्रेडिक्शन चाहिए कि अगला आने वाला साल या नेक्स्ट 6 महीने जो हैं, जो इस साल के बचे हुए 9 महीने हैं, वो मेरे कैसे बीतेंगे। तो इस टाइप की जो प्रेडिक्शन होती है, वो हम टैरो से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि मेरी शादी कब होगी, मैं कंसीव कब करूँगा, मेरी बिजनेस ग्रोथ कब होगी, मेरे हेल्थ इश्यूज कब ठीक होंगे, तो इस तरह की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो हमें पूरी अपनी लाइफ में करनी है, तो उसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ना आपको एग्जैक्ट टाइम बता देता है कि इस टाइम पे ये चीज़ें होंगी और यहाँ आपको प्रिकॉशन चाहिए और यहाँ आपको स्टेप फॉरवर्ड करना है। तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो में ये एक मेजर डिफरेंस है कि एक इंस्टेंट टूल है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको आप बोल सकते हो कि लॉन्ग टर्म डिसीजन आपने जो भी लेने हैं वो आप एस्ट्रोलॉजी से लीजिए। और इंस्टेंट कि मुझे कल कहीं जाना है, कल मेरा इंटरव्यू है, क्या वो क्लियर हो जाएगा, क्या वो अच्छा जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी और इंट्यूशन से बेस्ड हैं, उसमें आप टैरो का सहारा लो। आप फटाफट अपना टैरो कार्ड रीडर के पास जाओ, उनसे आप पूछो कि कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, मुझे उसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखो, आप ये दिमाग में मान के चलो कि वो अच्छा ही मेरा कार्ड पॉजिटिव निकलेगा। और जो टैरो रीडर है उसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपने माइंड में कोई मेंटल स्ट्रेस लेके चल रहा है तो भी कार्ड्स पॉजिटिव नहीं निकलेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस जो है आपको मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी ना आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक दिन की प्रेडिक्शन आपको बता सकती है कि कल आपके साथ ये हो सकता है या अगले महीने ये हो जाएगा या 2 साल के बाद जो आपका टाइम आएगा वो ऐसा होगा। तो और वो उसमें एस्ट्रोलॉजी में आपकी पूरी लाइफ की स्टोरी है, थ्रू आपकी कितनी एज है, आप कहाँ तक क्या स्टेप्स में आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहाँ चैलेंजेस आएंगे, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी से आप जान सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में हमारी एक सिस्टम होता है केपी सिस्टम, वो तो आपको इतनी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन देता है कि बस आपने उसका सब लॉट देखना है, उसमें एक टर्म्स होती है नक्षत्र लॉट, आपने उसका देखा, हाउस देखे कि कौन से उस टाइम पे एक्टिव हैं, वो हाउस चेक किए कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आपने प्रेडिक्शन कर दी। तो ये बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है और बहुत अच्छा है ये केपी सिस्टम जो है। मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी, थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की नॉलेज सबको होनी चाहिए। आप कहीं से भी सीखें, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे भी डीएम कर सकते हैं, पर थोड़ी बहुत नॉलेज आजकल के टाइम में सबको अपने बारे में होनी चाहिए। एटलीस्ट आप सामने वाले जो आपको समझाना चाह रहा है, जो आपको बताना चाह रहा है, इतनी नॉलेज आपको हो कि आपको समझ आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। सिर्फ यस नो करके आप वहां से ना आए, आपको भी पता हो कि प्लैनेट्स होते क्या हैं, हाउसेस हैं क्या, बताया क्या जा रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये आजकल के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है अपने बारे में जानना। ऑल्सो मैम, आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा इवेंट आया होगा जिस वजह से आप इस पाथ पे आए, तो आई वांट टू नो दैट थिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए। मैं इस फील्ड में आने से पहले एक हाउसवाइफ रही हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने का शौक था और मैंने बहुत कुछ सीखा। कभी कुकिंग कर ली, कभी पेंटिंग कर ली, कभी सोप्स बनवा लिए, कभी परफ्यूम्स बना लिए, कभी कोई आर्ट कर लिया, कभी कुछ भी कर लिया। मतलब खाली बैठने की आदत नहीं है, कुछ ना कुछ करते ही रहना। मैं बहुत कुछ कर रही थी, मज़ा आ रहा था करने में, ऐसा नहीं है कि मैं परेशान हो रही थी, पर मुझे लग रहा था कि ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है। मैं हर कुछ टाइम के बाद कुछ नया कर रही हूँ बट कुछ सॉलिड नहीं कर पा रही। तो एक बार ऐसे ही जैसे फ़ोन स्क्रॉल करते हैं हम दिन में, जो हमारा काम होता है, एक टर्म्स मेरे सामने आई, न्यूमरोलॉजी। तो मुझे लगा ये कुछ ऐसे ही होगा, ये मेरा पार्ट तो नहीं है, तो मैंने उसे इग्नोर किया। मैं फिर अपना ही वो फिर वो मेरे सामने से हम कुछ स्क्रॉल करते हैं तो वो पॉपअप होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो इसे भी सीख लेते हैं, कि जैसे मैं बाकी चीज़ें कर रही हूँ ये भी करके देखते हैं कि ये है क्या चीज़ इतना जो फेमस हो रही है। तो मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी। मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने उन गुरु के, जिनसे मैंने पहली बार न्यूमरोलॉजी सीखी और आज मैं उनकी वजह से यहाँ तक हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, उसके बाद मैंने अपनी फैमिली की प्रेडिक्शन की, अपने रिलेटिव्स की, और मैं हैरान हो गई ये देख के कि मैं जो बोल रही थी वो उससे रेजोनेट कर रहे थे। कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो प्रोफेशनली ये काम करना शुरू किया। न्यूमरोलॉजी करते करते मुझे ये समझ आया कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जो इसमें और भी डीप आप जा सकते हो।
और अब एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद जब मैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर किसी की प्रिडिक्शन करती हूँ तो वो गजब की प्रिडिक्शन होती है, मतलब उसे कोई फेल नहीं कर सकता, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा और अब मैं पूरी तरह से इसी फील्ड में इन्वॉल्व हूँ और मैं अब इसी में ही रहना चाहूँगी। ये भी बहुत वास्ट फील्ड है, ऐसा नहीं है कि ये छोटी मोटी है। इसे आप कहते हैं कि वंस एस्ट्रोलॉजर इज ऑलवेज एन एस्ट्रोलॉजर, तो इस कॉन्सेप्ट में चलता है आपको रोज पढ़ना है, डेली कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई और अब मैं जैसे अपना चार्ट रीड करती हूँ तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे एक्चुअल में करना तो यही था। तो इस कॉन्सेप्ट ने मेरी लाइफ को चेंज किया। तो मैं ऑकल्ट साइंस का थैंक्स करना चाहूँगी। और कहते हैं कि ऑकल्ट साइंस आपको चूज करता है, हर कोई इसमें नहीं जाता। ये कुछ ही वो स्पेशल लोग होते हैं जो जिसको ऑकल्ट चूज करते हैं और आप एक एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। मैं अनुजा मेहंदी दत्ता न्यूमरोलॉजिस्ट आपका थैंक्स करना चाहूँगी मुझे अपने प्लेटफॉर्म टीवीटी पे बुलाने के लिए। और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या डिफरेंस होता है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी टोटली हमारा नंबर बेस्ड होता है, जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है उससे हम प्रिडिक्शन करते हैं न्यूमरोलॉजी में। और एस्ट्रोलॉजी हमारे हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है कि जो हॉरोस्कोप हमारे बर्थ टाइम पे हमारी प्लैनेट की पोजीशन थी उसको रीड करते हुए हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो आप सब में से कोई भी अगर अपनी कंसल्टेशन मुझसे लेना चाहता है या प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी की या एस्ट्रोलॉजी की, तो आप स्क्रीन पे दी हुई इन्फॉर्मेशन से मुझे डीएम कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं।